नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा आप सभी का मेंस वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा विषय है वो है इतिहास, और इतिहास विषय के अंदर कल हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया है वो किया है क्रांतिकारी आंदोलन। तो क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जल्दी से मुझे आप सभी लोग बता दीजिए, कोई डाउट तो नहीं है इसमें आप लोगों को? कुछ ऐसा तो नहीं है जो आप लोग पूछना चाहते हैं? कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं तो फटाफट मुझे बता दीजिए, तो मैं आप लोगों को पहले वो डाउट क्लियर कर दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर पूछना चाहें। ओके अमित, गुड इवनिंग। ठीक है, तो फिर आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, हम क्लास स्टार्ट करें। ओके सोनेना, गुड इवनिंग। ठीक है, बिल्कुल। ओके सोनेना, चलिए। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए आज जो हमें यहाँ पर देखना है वो देखना है विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। वो कौन सा है? विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। तो देखिए अभी तक हम देख रहे थे कि भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन चलाए जा रहे थे, यही व्यक्ति भारत में क्रांतिकारी आंदोलन चलाने के पश्चात जब भारत से निर्वासित किए गए या अन्य किसी कारण से जब ये भारत से पलायन हुए, तो पलायन होने के पश्चात ये अलग अलग देशों में चले गए। ठीक है, किसी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए, आरोप लगा दिए गए, तो पुलिस से बचने के लिए, सजा से बचने के लिए यहाँ से पलायन कर गए। कोई ऐसा हुआ करता था जिन्होंने पहले से ही भारत देश को छोड़ दिया था और दूसरे देशों में रह रहे थे। लेकिन भारत में जो ब्रिटिश सत्ता हुआ करती थी, उस ब्रिटिश सत्ता के विरोध में और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में इनके द्वारा विदेशों में कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां हुआ करती थी, जिनको अंजाम दिया गया। और आज हम क्या देखने वाले हैं? वही देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा करके तो विदेशों में जो क्रांतिकारी आंदोलन होता है उसमें सबसे पहले हमें देखना है लंदन में। कहां पर? लंदन में क्रांतिकारी आंदोलन, ऐसा। ठीक है, तो देखिए लंदन में अगर हम बात करें क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है, तो लंदन में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत करने वाले एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्या नाम था? श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा कौन हुआ करते थे? तो पहले ये पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन की गतिविधियों का संचालन कर रहे थे। बाद में ये पंजाब से यहाँ से हट जाते हैं और चले जाते हैं, पंजाब से मतलब निर्वासित हो जाते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं? लंदन चले जाते हैं। लंदन में पहुंचने के पश्चात वहां पर 1905 की बात है, ये 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना करते हैं। कब की? वहां पर क्या करते हैं? 1905 में इंडिया होम रूल सोसाइटी, इंडिया होम रूल सोसाइटी, ऐसा। तो यहां पर किसकी स्थापना की जाती है? इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना ये कहां पर करते हैं? लंदन में करते हैं। साथ ही साथ वहां पर एक पत्र का प्रकाशन भी करते हैं, जिसको हम कहते हैं इंडिया सोशियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? इंडिया सोशियोलॉजिस्ट। इंडिया सोशियोलॉजिस्ट नाम में क्या क्या करते हैं? एक पत्र का जो हुआ करता है, एक पत्र का प्रकाशन भी करते हैं। और इस विचारधारा को वो क्या करते हैं? पूरे इंग्लैंड में, वहां पर पूरे लंदन में जो है वो फैलाने का प्रचार प्रसार करते हैं। आगे जाके इन्हीं के द्वारा लंदन में ही
एक इंडिया हॉस्टल की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है? इंडिया हॉस्टल, इंडिया हॉस्टल की स्थापना की जाती है। इस इंडिया हॉस्टल में क्या था? तो ये स्वयं भी रहते थे, साथ ही जो भारतीय यहाँ से जाते थे उन भारतीयों को वहां पर क्या करते थे? सहारा दिया करते थे, उन भारतीयों को भी वहां पर वो रखा करते थे। ठीक, तो जितने भी भारत के क्रांतिकारी हुआ करते थे ये सभी जाते थे और इंडिया हॉस्टल में रहा करते थे। धीरे धीरे लंदन में जो इंडिया हॉस्टल हुआ करता था वो क्या हो गया? क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया था। ठीक है, ऐसा करके इसको आगे जाके इंडिया हाउस के नाम से भी जाना गया था। किसको? इंडिया हाउस। ठीक है, तो इंडिया हाउस या इंडिया हॉस्टल जो है इन्हीं के द्वारा लंदन में स्थापित कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ऐसा करके तो इंडिया हाउस की स्थापना की और धीरे धीरे ये क्या होता है? वहां पर गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन जाता है। जब यहाँ पर ये गतिविधियों का यानी क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन जाता है तो ब्रिटिश सरकार का इसके ऊपर ध्यान जाता है। जब ब्रिटिश सरकार का इसके ऊपर ध्यान जाता है तो श्यामजी कृष्ण वर्मा को जो है, चूंकि उन्हीं ने इसकी स्थापना की थी, तो उनको वहां पर मुख्य आरोपी बना दिया जाता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा को रहता है कि अब हम यहाँ पर रहेंगे तो हमें खतरा महसूस होने लगता है। उनका मानना था कि अब हम यहाँ पर रहेंगे तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और ऐसी कंडीशन में वो इंडिया हाउस छोड़ देते हैं। इंडिया हाउस क्या, वो लंदन ही छोड़ देते हैं, और लंदन छोड़ के वो कहाँ चले जाते हैं? जर्मनी चले जाते हैं। कहां पर? जर्मनी चले जाते हैं। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जर्मनी चले जाते हैं। अब देखिए, जब श्यामजी कृष्ण वर्मा जर्मनी चले जाते हैं तो इंडिया हाउस में रहने वाले जो अन्य व्यक्ति हुआ करते थे, जिनमें बीडी सावरकर हुआ करते थे, ठीक है, मदन लाल धींगरा हुआ करते थे, इसके अलावा लाला हरदयाल हुआ करते थे, ये सभी कौन थे? इंडिया हाउस में रहने वाले व्यक्ति हुआ करते थे और प्रमुख क्रांतिकारी व्यक्ति हुआ करते थे। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा जब ये जर्मनी चले गए तो इंडिया हाउस का जो प्रतिनिधित्व है या इंडिया हाउस का जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके हाथों में आ गई? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बीडी सावरकर। क्या नाम था? बीडी सावरकर। बीडी सावरकर के हाथों में क्या आती है? इसकी बागडोर आ जाती है, और अब इंडिया हाउस को कौन देखने लगता है? बीडी सावरकर देखने लगते हैं। आगे जाके क्या होता है? लंदन में एक क्रांतिकारी घटना घटित होती है, और उस क्रांतिकारी घटना को जो अंजाम देने का काम करते हैं वो कौन होते हैं? मदन लाल धींगरा। मदन लाल धींगरा के द्वारा 1 जुलाई 1909 की बात है। कब की बात है? 1 जुलाई 1909 की बात है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मदन लाल धींगरा। मदन लाल धींगरा के द्वारा करजन वायली नामक एक व्यक्ति हुआ करते थे। कौन थे? करजन वायली। करजन वायली। करजन वायली को गोली मार दी जाती है। ये कौन हुआ करते थे? तो भारत सचिव जो थे, इंडिया सचिव के सलाहकार हुआ करते थे। इनको क्या कर दी जाती है? गोली मार दी जाती है। बाद में मदन लाल धींगरा जो हुआ करते थे उनको गिरफ्तार करके फांसी दे दी जाती है, और इंडिया हाउस के जितने भी व्यक्ति हुआ करते थे, इंडिया हाउस के सभी व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही बीडी सावरकर जो हुआ करते थे, बीडी सावरकर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इनके ऊपर नासिक षड्यंत्र केस चलाया जाता है। कौन सा? नासिक षड्यंत्र केस चलाया जाता है। कल हम नासिक षड्यंत्र केस के ऊपर चर्चा कर चुके थे। तो नासिक षड्यंत्र केस के ऊपर चलाया जाता है और इन्हें भारत वापस ले आया जाता है, और भारत लाने के पश्चात इन्हें क्या कर दिया जाता है? काले पानी की सजा दे दी जाती है। और इस प्रकार से लंदन में जो क्रांतिकारी आंदोलन होता था वो कैसा हो जाता है? समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। मतलब लंदन में क्रांतिकारी आंदोलन को क्रांतिकारियों की कमर टूट जाती है। ठीक, ऐसा। अब देखिए आगे हमें देखने को मिलता है, लंदन के बाद जो क्रांतिकारी आंदोलन हमें विदेशों में देखने को मिलता है उसमें प्रमुख होता है अमेरिका। क्या होता है? अमेरिका। लंदन के बाद हमें कहां देखने को मिलता है? अमेरिका। तो अमेरिका में भी क्या होता है? कुछ क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत होती है। सबसे पहले अमेरिका और कनाडा वाला जो क्षेत्र था वहां पर कुछ ऐसे पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है जिसके माध्यम से वहां पर जो रहने वाले लोग हुआ करते थे उन लोगों में क्रांतिकारी भावना जो है वो जागृत की जाती है। जिसमें अगर हम बात करें सबसे पहले वहां पर एक स्वदेश सेवक गृह की स्थापना की जाती है। किसकी? स्वदेश सेवक गृह। ठीक है, स्वदेश सेवक गृह जो है इसकी स्थापना की जाती है। स्वदेश सेवक गृह की स्थापना जो है वो एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था जी.डी. कुमार। क्या नाम था? जी.डी. कुमार।
जीडी कुमार। तो स्वदेश सेवक गृह की स्थापना जीडी कुमार के द्वारा कहां पर की जाती है, तो कनाडा में की जाती है। और ऐसे करके वहां पर स्वदेश सेवक नामक अखबार निकालना प्रारंभ करते हैं और इसके माध्यम से लोगों में क्रांतिकारी गतिविधियां जो हैं, या भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था उस शोषणकारी गतिविधियों का क्या करते हैं, उजागर करना स्पष्ट करते हैं, मतलब उजागर करना प्रारंभ करते हैं। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि अमेरिका में ही रामनाथपुरी के द्वारा, किसके द्वारा, रामनाथपुरी, ठीक है। तो एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम क्या था, रामनाथपुरी। रामनाथपुरी के द्वारा 1907 में कनाडा में सर्कुलर ए आजादी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, ठीक है। इनके द्वारा कनाडा में किसका प्रकाशन किया जाता है, सर्कुलर ए आजादी। सर्कुलर ए आजादी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। ये कहां पर करते हैं, कनाडा में। और इसके माध्यम से भी वहां पर लोगों के मन में क्रांतिकारी आंदोलन की, मतलब क्रांतिकारी गतिविधियां जो हुआ करती थी उनको बढ़ाना क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। आगे जाके हमें देखने को मिलता है कि यहीं पर अमेरिका में ही भारतीय भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के समर्थन में गदर आंदोलन की शुरुआत की जाती है। किसके आंदोलन की, गदर आंदोलन की शुरुआत की जाती है। गदर आंदोलन की शुरुआत की जाती है। तो देखिए अमेरिका में गदर आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये बात है 1 नवंबर 1913 की। कब की बात है, 1 नवंबर 1913। 1 नवंबर 1913 में 13 को अमेरिका में क्या होता है, गदर आंदोलन की शुरुआत की जाती है। और अमेरिका में कहां पर, अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में। कहां पर, सैन फ्रांसिस्को में। तो आप कह सकते हैं सैन फ्रांसिस्को एटा, ऐसा, ठीक है। तो सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1 नवंबर 1913 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पक्ष में गदर पार्टी जो हुआ करती थी इसकी शुरुआत की जाती है। और इसके संस्थापक जो हुआ करते थे वो कौन थे, तो संस्थापक थे लाला हरदयाल। कौन हुआ करते थे, लाला हरदयाल। कौन थे, लाला हरदयाल नामक व्यक्ति जो है वो कौन हुआ करते थे, इसके संस्थापक हुआ करते थे। साथ ही साथ इसके जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, सोहन सिंह भाखना। क्या नाम था उनका, सोहन सिंह भाखना। ये कौन थे, उसके संस्थापक, और ये कौन थे, अध्यक्ष, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना हुआ करते थे, जबकि उसके संस्थापक कौन हुआ करते थे, लाला हरदयाल हुआ करते थे, ऐसा करके। और इस तरीके से हमें देखने को मिलता है ये क्या होता है, यहाँ पर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना कर दी जाती है। कहते हैं इनके अन्य सदस्यों में रामचंद्र हैं, लाला हरदयाल हैं, सोहन सिंह हैं, हरि नाम है, ठीक है। इसके अलावा राजा महेंद्र प्रताप हैं, मैडम भीकाजी कामा हैं, अब्दुल रहमान हैं। ऐसे कई व्यक्ति जो हुआ करते थे वो कौन थे, इसके सदस्य हुआ करते थे, ठीक है, ऐसा करके। और इन्हीं सदस्यों ने मिलकर क्या किया था, इसकी स्थापना कर दी थी, ठीक है दोस्तों, ऐसा करके। आगे जाके हमें देखने को मिलता है कि इनके द्वारा वहीं से एक गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया जाता है। ये जो गदर नामक पत्रिका हुआ करती थी ये कई भाषाओं में निकाली जाती थी, अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में, हिब्रू में, पख्तूनी में, लैटिन में, कई भाषाओं में इस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था। और पत्रिका का प्रकाशन करके अलग अलग देशों में इसका सर्कुलेशन किया जाता था, ताकि भारत के पक्ष में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पक्ष में विदेशों में क्या किया जा सके, एक माहौल क्रिएट किया जा सके। और इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि अमेरिका में क्रांतिकारी आंदोलन जो है वो कैसे चलता है, ठीक। अब देखिए अमेरिका के बाद जो क्षेत्र हमें देखने को मिलता है वो था जर्मनी। कौन था, जर्मनी। जर्मनी में भी क्रांतिकारी आंदोलन हमें देखने को मिलता है। जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में क्रांतिकारी आंदोलन की हमें गतिविधि कब देखने को मिलती है, 1907 में। कब की बात है, 1907 में की बात है। जर्मनी के स्टुटगार्ड में, कहां पर, जर्मनी के स्टुटगार्ड में, ठीक है। एक महिला थी जिनका नाम था मैडम भीकाजी कामा।
क्या नाम था? मैडम भीकाजी कामा। ठीक है। जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम भीकाजी कामा के द्वारा जब अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, तो उस अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में मैडम भीकाजी कामा जो है वहां पर उपस्थित होती हैं, और उपस्थित होने के पश्चात सबसे पहले विदेशों में यही तिरंगे झंडे को फहराया जाता है। किसको फहराया जाता है? तिरंगे झंडे को इनके द्वारा यहाँ पर फहराया जाता है। ये पहला ऐसा अवसर हुआ करता था जब विदेश में जो है वो भारतीय तिरंगे झंडे को फहराया गया था। कहां पर? किसी विदेश में भारतीय तिरंगे झंडे को फहराया गया था। ये तिरंगा झंडा जो है वो ऐसा नहीं था जैसे आज के कलर का है, उसमें हरा, पीला और लाल कलर हुआ करता था। कौन सा था? हरा, पीला और लाल कलर का हुआ करता था। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारतीय तिरंगे झंडे को सर्वप्रथम कहां फहराया गया था, तो कहां पर? जर्मनी में फहराया था। किसने फहराया था? मैडम भीकाजी कामा के द्वारा फहराया गया था। ठीक है, ऐसे करके। और यही कारण है कि इनको मदर ऑफ इंडिया रिवॉल्यूशनरी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इनको मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसके नाम से जानते हैं? तो मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन के नाम से। ठीक है, तो इनको मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐसा करके। किसको? मैडम भीकाजी कामा को। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में इस प्रकार की चीजें जो हुआ करती थी, मतलब इसमें उन्होंने क्या किया था? तिरंगे झंडे को फहराया था। इसके अलावा अगर हम बात करें लाला हरदयाल, आगे जाके क्या होता है? लाला हरदयाल जो होते हैं उन पर गदर आंदोलन का प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जब गदर आंदोलन पर अमेरिका में प्रतिबंध लगा दिया जाता था तो लाला हरदयाल जो है वो अमेरिका से कहाँ आ गए थे? जर्मनी में आ गए थे। तो जर्मनी में फिर उनके द्वारा क्या हो जाता है? क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया जाने लगता है। प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया था? क्योंकि 1914 में क्या होता है? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है तो विदेशों में भारतीयों के ऊपर इस प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन करने के ऊपर सभी जगह प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और इस तरीके से जर्मनी में क्या होता है? क्रांतिकारी आंदोलन जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ठीक, अब देखिए जर्मनी के बाद हमें देखने को मिलता है अफगानिस्तान। कौन था? अफगानिस्तान। ऐसा अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान में भी क्रांतिकारी आंदोलन को भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन जो हुआ करता था उसको वहां पर चलाया गया। अफगानिस्तान में हमें देखने को मिलता है, ये बात है 1915 की। कब की बात है? 1915 की। एक अमेरिका में जो पहले क्रांतिकारी व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था राजा महेंद्र प्रताप। क्या नाम था? राजा महेंद्र प्रताप। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप जो है ये कहां पहुंचते हैं? अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? राजा महेंद्र प्रताप अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में पहुंचते हैं। ओके, आप सभी को आवाज आ रही है मेरी? ओके सुनैना, ठीक है।
चलिए, तो देखिए अफगानिस्तान में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कौन करते हैं? राजा महेंद्र प्रताप करते हैं। और इनके द्वारा इनके दो सहयोगी हुआ करते थे जिनका नाम था अबेदुल्ला, ठीक है, क्या नाम हुआ करता था? अबेदुल्ला। तो दो इनके सहयोगी हुआ करते थे, राजा महेंद्र प्रताप के दो सहयोगी हुआ करते थे। कौन था, क्या नाम थे? अबेदुल्ला और बरकतुल्ला। क्या नाम था? बरकतुल्ला, ठीक है। तो इन्होंने अपने सहयोगी अबेदुल्ला और बरकतुल्ला की सहायता से अफगानिस्तान में ये भारत की पहली अस्थायी सरकार का गठन करते हैं। क्या करते हैं? भारत की पहली अस्थायी सरकार। इनके द्वारा क्या किया जाता है? भारत की पहली अस्थायी सरकार का गठन किया जाता है। कहां पर गठन करते हैं ये? तो ये करते हैं इसको कहां पर? आपके अफगानिस्तान में। ठीक है दोस्तों, ऐसा करके प्रश्न आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। देखिए अभी जो आपका कल का मेंस का पेपर हुआ था, उस मेंस के पेपर में अफगानिस्तान मतलब राजा महेंद्र प्रताप से संबंधित एक प्रश्न आया था 3 नंबर में, छोटा सा प्रश्न था, ठीक है। वो यहीं से पूछा गया था कि महेंद्र प्रताप कौन हुआ करते थे। तो आपको पता होना चाहिए, इन्होंने अफगानिस्तान में भारत की पहली अस्थायी सरकार का गठन किया था। ठीक है दोस्तों, ऐसा करके हमें देखने को मिल जाता है। अफगानिस्तान के बाद जो हमें अन्य यहाँ पर विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां देखने को मिलती हैं, जिसमें एक केस बड़ा फेमस है जिसका नाम है कामागाटा मारू। क्या नाम है? कामागाटा मारू। कामागाटा मारू। अब देखिए कामागाटा मारू क्या है। तो ठीक है, तो विदेशों की क्रांतिकारी गतिविधियों में बड़ा फेमस है। बेसिकली कामागाटा मारू की अगर हम बात करें तो कामागाटा मारू एक जहाज है। ये क्या है? एक जहाज है। और क्या था? कामागाटा मारू एक जहाज है और हमें ये देखने को मिलता है कि ये जहाज जो है पंजाब के एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था गुरुदत्त सिंह। क्या नाम था? गुरुदत्त सिंह। गुरुदत्त सिंह के द्वारा ये जहाज जो है वो कहाँ किराए पर लिया गया था? कहां से किराए पर लिया गया था? तो इन्होंने ये जापान से क्या ले लिया था? ये जहाज किराए पर ले लिया था। ठीक, ऐसा करके तो गुरुदत्त सिंह के द्वारा ये 1914 की बात है। उन्होंने क्या किया था? जापान का ये जहाज हुआ करता था और जिससे जहाज किराए पे लिया था वो हांगकांग का एक एजेंट था। तो हांगकांग के एजेंट से 1914 में ये एक जहाज किराए पे ले लिया। कहां पर जाने के लिए? कनाडा जाने के लिए। अभी तक क्या था? प्रथम विश्व युद्ध चूंकि इस समय चालू हो गया था तो कनाडा में एक नियम लागू हो गया था और वो नियम ये था कि यदि कोई व्यक्ति भारत से कनाडा जाता है तो उसको कनाडा में प्रवेश की अनुमति तभी दी जाएगी जब वो भारत से उसका जहाज निकले तो डायरेक्ट कनाडा जाए। अगर वो सीधे कनाडा पहुंचता है तो ही उसको कनाडा में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, अगर वो बीच में कहीं रुका, जैसे मान लो भारत से चला वो और हांगकांग पहुंच गया, इसके बाद जापान पहुंच गया या कोरिया पहुंच गया या कहीं पर ऐसा पहुंच गया और रुकते हुए अगर वो गया तो उसको कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब क्या हुआ? एक जहाज जो है वो ये आदेश पारित होने के पहले जो है भारत से निकल गया था और वो कनाडा पहुंचा तो उनको वहां पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। तो जहाज के जो मेंबर हुआ, मतलब जहाज में जो व्यक्ति बैठे हुआ करते थे, उन्होंने कनाडा के कोर्ट में इस बात की याचिका लगाई। तो कोर्ट ने उनको प्रवेश करने की अनुमति दे दी कि हाँ ठीक है आप लोग आ सकते हो। इसलिए आ सकते हो क्योंकि जब ये नियम लागू किया गया उसके पहले ही आप भारतीय क्षेत्र से क्या हो गए थे? आना स्टार्ट कर दिया था आप लोगों ने। और चूंकि आप लोग कहां पर थे? रास्ते में हुआ करते थे, इसलिए हम आपको परमिशन देते हैं कि हाँ ठीक है आप हमारे यहाँ पर आ सकते हैं। इस बात का पता किसे चला? इस बात का पता जैसे ही गुरुदत्त सिंह को चला, गुरुदत्त सिंह के द्वारा तुरंत क्या किया गया? एक ये जहाज किराए पर लिया गया और जहाज किराए पर लेने के पश्चात यहाँ से चलते हैं। इसमें लगभग 376 यात्रियों को यहाँ पर सवार करते हैं और सवार करने के पश्चात यहाँ से निकलते हैं और कहाँ पहुंचते हैं? कनाडा के जो वैंकूवर पोर्ट है वहां पर पहुंचते हैं। कनाडा के वैंकूवर में जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं, कनाडा की सरकार के द्वारा बोल दिया जाता है कि हम आपको जो है वो प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते हैं। इन्होंने चूंकि तर्क भी दिया कि आप हमें प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर तो क्या है, आपने हमसे पहले वालों को अनुमति दी है। तो उनका कहना होता है कि हमने जो पहले वालों की अनुमति दी है वो इसलिए दी थी क्योंकि वो आदेश पारित होने के पहले जो है वो कहां पर थे? इसमें उन्होंने आना प्रारंभ कर, क्योंकि वो रास्ते में हुआ करते थे इसलिए हमने उनको परमिशन दे दी थी। ठीक है, आगे जाके क्या होता है? ये भी वहां पर केस लगाते हैं
और जब वहां पर केस लगाते हैं साथ ही साथ एक शोर कमेटी का गठन करते हैं। शोर कमेटी मतलब जांच कमेटी जो है उसका गठन करते हैं, जिसमें हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक, बलवंत सिंह, ये 3 अन्य मेंबर हुआ करते थे। शोर यानी तटीय कमेटी का गठन किया जाता है, जिसमें जांच होती है। जांच में पाया जाता है कि वास्तविकता में ये आदेश होने के बाद जो है वो वहां से निकले हैं, और ऐसी कंडीशन में कनाडा सरकार जो है वो इनको प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकती है। ठीक है, ऐसा करके आगे जाके क्या होता है, कनाडा सरकार जो है ब्रिटिश सरकार को इन्फॉर्म करती है कि भारत से एक जहाज आया है और वो ऐसी ऐसी कंडीशन में आया है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा आदेश दिया जाता है कि उस जहाज को तत्काल प्रभाव से कहां भेज दिया जाए, भारत भेज दिया जाए। वहीं से क्या होता है, कनाडा सरकार के माध्यम से वो जहाज कहां आता है, भारत आता है, और भारत के हुगली बंदरगाह पर आता है। कौन से बंदरगाह पर? हुगली। ठीक है, ऐसा करके भारत के हुगली बंदरगाह पर क्या होता है, ये जहाज पहुंचता है। ओके, तो हमें देखने को मिलता है कि ये हुगली बंदरगाह पर पहुंचता है। जैसे ये जहाज हुगली बंदरगाह पर पहुंचता है, इन सभी की वहां पर जांच की जाती है। इन सभी की वहां पर क्या हो जाती है, जांच की जाती है। जब वहां पर जांच की जा रही होती है और जांच के बाद जो लोग जब जहाज से उतर रहे होते हैं, तो उतरने वाले यात्रियों में और जो उस समय ब्रिटिश सैनिक हुआ करते थे, उन ब्रिटिश सैनिकों में कुछ कहासुनी हो जाती है, कुछ झड़प हो जाती है, और झड़प होने की वजह से जो है वहां पर फायरिंग हो जाती है। जब फायरिंग हो जाती है तो कहते हैं कि उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ऐसा करके गुरुदत्त सिंह सहित कुछ लोगों को यहाँ पर दोषी पाया जाता है, और लगभग जितने भी वहां पर कैंडिडेट्स हुआ करते थे, उनके जो उस फायरिंग में लगभग कहते हैं 18 लोगों की मृत्यु होती है। कितने? 18 लोगों की मृत्यु होती है, और लगभग 220 लोग ऐसे होते हैं। कितने? 220 लोग होते हैं जिनको क्या कर दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा करके, और इस तरीके से इसको हम क्या कहते हैं, कामागाटा मारू केस। क्या कहते हैं? कामागाटा मारू केस के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आपसे दोनों प्रकार से पूछा जाता है। सीधा पूछा जाता है कामागाटा मारू केस, तो आपको पता होना चाहिए कि कामागाटू मारू जो है वो एक जहाज है और कुछ नहीं है। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? तो भारत से जो यात्री कहाँ पहुंचे थे, कनाडा पहुंचे थे, उनसे संबंधित ये हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, ऐसा करके तो जल्दी से मुझे बता दीजिए, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? कुछ ऐसा जो समझना आया हो, पूछना चाहते हो? ओके अमित, ठीक है, ठीक, चलिए। तो देखिए, ये मुख्यतः विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन हुआ करते थे, जो कि कैसे होते हैं, कंप्लीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा करके अब देखिए, इसी के साथ में हमें देखने को मिलता है कि जो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा था, उन क्रांतिकारी गतिविधियों में कांग्रेस जो है वो अपना काम कर रही थी, गरम दल और नरम दल के माध्यम से जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन कर रही थी। विदेशों में जो लोग हुआ करते थे वो अलग क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन कर रहे थे। भारत में जो लोग हुआ करते थे, पंजाब, बंगाल हमने देखा, इसके अलावा जो है महाराष्ट्र, यहाँ पर अलग अलग तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा था। जब इन सभी प्रकार की गतिविधियों का संचालन किया जा रहा था, उसी टाइम दरमियान में हम देखते हैं कि जो भारत में मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ व्यक्ति हुआ करते थे, उन मुस्लिम कम्युनिटीज के कुछ व्यक्तियों के द्वारा भी स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किया जाता है, भाग लिया जाता है। और इस स्वतंत्रता संग्राम में जब वो भाग लेते हैं, तो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए हमने पहले ही देखा था धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन में कि सर सैयद अहमद खान के द्वारा कोशिश की गई थी कि मुसलमानों को शिक्षित किया जाए और शिक्षा करके प्रशासन में ज्यादा से ज्यादा सहभागिता निभाई जाए और ब्रिटिश सरकार के करीबी बने, ऐसा करके। इस समय हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे काम हो गए थे जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिमों के बीच में एक वैमनस्यता स्थापित हो गई थी। बंगाल विभाजन हो गया था। बंगाल विभाजन से हमने देखा कि वहां पर हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो कैसे हो गए थे, उनके बीच की दूरियां बढ़ गई थी। उसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए मुस्लिम लीग के द्वारा एक अलग से संगठन की स्थापना की जाती है, जिसको मतलब मुस्लिम के द्वारा एक अलग से संगठन की स्थापना की जाती है, जिसको हम कहते हैं मुस्लिम लीग। इसको हम क्या कहते हैं? मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग का गठन कब किया जाता है? तो मुस्लिम लीग का गठन जो है
ये 1906 में किया जाता है। कब किया जाता है? 1906 में किया जाता है। ये बात है यहाँ पर 1 अक्टूबर 1906 की। कब की बात है? 1 अक्टूबर 1906 की बात है। मुस्लिम लीग के एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था आगा खां। क्या नाम था? आगा खां। ठीक है। आगा खां नामक व्यक्ति जो है वो अपने एक शिष्टमंडल के साथ कहाँ पहुंचते हैं? शिमला पहुंचते हैं। और शिमला में जो तत्कालीन वायसराय, मतलब भारत के जो तत्कालीन वायसराय हुआ करते थे जिनका नाम था लॉर्ड मिंटो। क्या नाम था? लॉर्ड मिंटो हुआ करता था। लॉर्ड मिंटो से मुलाकात करते हैं और लॉर्ड मिंटो से मुलाकात करने के पश्चात वो कहते हैं कि मुसलमानों को अलग से प्रतिनिधित्व देने के लिए और मुसलमानों की स्थिति में सुधार करने के लिए हम क्या करना चाहते हैं? एक अलग से संस्था का गठन करना चाहते हैं, पार्टी का गठन करना चाहते हैं, ऐसा करके। और उन्हीं के सलाह पर, उन्हीं सी सहायता से मुसलमानों की विशेष स्थिति को जो है अगर हम बात करें रखने के लिए दिसंबर 1906 में क्या किया जाता है? ढाका में। कहां पर? ढाका में एक अलग से पार्टी की स्थापना की जाती है जो कि मुसलमानों की प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ करती थी, जिसका नाम क्या था? मुस्लिम लीग हुआ करता था। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो सलीम उल्लाह खां और आगा खां के द्वारा। दो व्यक्ति होते थे जिनका नाम क्या था? सलीम उल्लाह खां और आगा खां। चलिए, मुस्लिम लीग के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था सलीम उल्लाह खां। सलीम उल्लाह खां और आगा खां। ठीक है। तो सलीम उल्लाह खां और आगा खां के द्वारा क्या किया जाता है? ढाका में एक अलग से पार्टी की स्थापना की जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? मुस्लिम लीग के नाम से जानते हैं। ठीक है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष जो हुआ करते थे वो आगा खां थे। इसका मुख्यालय कहां पर हुआ करता था? तो जो है आपका मुख्यालय कहां पर बनाया गया था इसका? तो ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग का जो मुख्यालय है वो इन्होंने लखनऊ में बनाया था। कहां पर बनाया था? लखनऊ में। ठीक है। तो मुख्यालय कहां बनाया था इनका? लखनऊ में। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके और इस तरीके से क्या होता है? मुस्लिम लीग की जो है वो स्थापना कर दी जाती है। ठीक, ऐसा करके कहते हैं मुस्लिम लीग तो लोकप्रियता दिलाने के लिए सैयद मीर नामक व्यक्ति जो हुआ करते थे जिन्होंने इसकी एक शाखा जो है वो लंदन में भी स्थापित की थी। कहां पर स्थापित की थी? लंदन में स्थापित की गई थी। ठीक है दोस्तों, ऐसा करके और इस तरीके से हमें देखने को मिलता है ये पार्टी स्थापित की जाती है। अब देखिए, मुस्लिम लीग जो हुआ करती थी वो एक सांप्रदायिकता के आधार पर पार्टी का गठन किया गया था, संप्रदाय के आधार पर पार्टी का गठन किया गया था। तो जब मुस्लिम लीग के द्वारा भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना स्टार्ट किया गया, जब मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया तो निश्चित है कि उसके जो है वो अवज में उसके आप ऐसे कह सकते हैं कि परिणाम स्वरूप हिंदू सांप्रदायिकता जो होती है उसकी भी शुरुआत होती है। तो मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुई तो मुस्लिम लीग की स्थापना होने के बाद कुछ हिंदू संगठनों की भी स्थापना होती है। तो इसके बाद क्या होता है? मुस्लिम लीग के परिणाम स्वरूप हिंदू संगठनों की स्थापना। हम क्या देखते हैं? हिंदू संगठनों की स्थापना। ठीक है, ऐसा करके तो हमें देखने को मिलता है कि इसके पश्चात क्या होता है? जैसे यहाँ पर ये चीजें होती हैं तो हमें कुछ हिंदू संगठन जो हुआ करते थे उनकी स्थापना भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, ऐसा करके तो ये क्या होता है? हिंदू संगठनों की स्थापना होती है। अब देखिए, ये हिंदू संगठन कौन कौन से हुआ करते थे जो हमें कुछ उस समय देखने को मिल जाते हैं। इन सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए सबसे पहले 1909 की बात है। कब की बात है? 1909 में BN मुखर्जी और लालचंद्र ने हिंदू महासभा की स्थापना की। कब की बात है? 1909 में BN मुखर्जी और लालचंद्र ने किसकी स्थापना की?
तो BN मुखर्जी और लालचंद ने हिंदू महासभा की। ये किसकी स्थापना करते हैं? हिंदू महासभा की वहां पर स्थापना कर देते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1915 में हरिद्वार के कुंभ मेले में, कहां पर? 1915 की बात है, हरिद्वार के कुंभ मेले में मदन मोहन मालवीय जो होते हैं वो भी वहां पर एक हिंदू महासभा की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? हिंदू महासभा की स्थापना करते हैं। कब की बात है? 1915 की बात है। 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। मदन मोहन मालवीय के द्वारा किसकी स्थापना की जाती है? हिंदू महासभा। हिंदू महासभा की स्थापना की जाती है। ठीक है, ऐसा करके। और मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा की स्थापना कहां पर करते हैं? हरिद्वार में। कहां पर करते हैं? हरिद्वार में। तो इनके द्वारा इस प्रकार की सभा का जो है वो उद्घाटन किया, मतलब इस प्रकार की सभा जो है वो निर्मित की जाती है। इसके अलावा हिंदूवादी संगठनों की अगर हम बात करें तो आगे जाके 1925 की बात है। कब की बात है? 1925 की बात है। 1925 में नागपुर में, कहां पर? नागपुर में हेगडेवार के द्वारा, किसके द्वारा? हेगडेवार के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की जाती है। किसकी? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। किसकी स्थापना की जाती है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? RSS। ठीक है, ऐसा करके। ये वही RSS है जिसके नाम से आप अभी जानते हैं। तो 1925 में इनके द्वारा, ठीक है, तो इसकी स्थापना की जाती है। नहीं, हरिद्वार में ही की जाती है। 1915 में कुंभ के मेले में इनके द्वारा, हरिद्वार का कुंभ का मेला लगता है, तो हरिद्वार के कुंभ के मेले में इनके द्वारा एक हिंदू महासभा की स्थापना की जाती है ना। चलो, ठीक है, तो ये हमें देखना है। तो इसके ये क्या होता है? कुछ हिंदू संगठनों की स्थापना होती है। अभी हिंदू संगठनों की स्थापना का और पीछे क्या कारण हुआ करता था? तो एक कारण ये भी था कि जब मुस्लिम लीग की स्थापना होती है तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो लॉर्ड मिंटो हुआ करते थे, मिंटो से मुसलमानों से को अलग से प्रतिनिधित्व देने के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की जाती है। पृथक निर्वाचक का मंडल का मतलब होता है कि ऐसे क्षेत्र जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, उन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने का जो अधिकार है, किसका अधिकार है? चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वो मुसलमानों को होगा। साथ ही साथ मतदान करने का अधिकार है वो भी मुसलमानों को होगा। और आगे जाके लॉर्ड मिंटो के द्वारा क्या किया जाता है? तो आगे जाके लॉर्ड मिंटो के द्वारा इनको ये मांग पूरी भी कर दी जाती है। कब? 1909 के एक्ट के द्वारा। 1909 के एक्ट के द्वारा जब जो है पृथक निर्वाचक मंडल की मांग पूरी कर दी जाती है, तो ऐसी कंडीशन में कांग्रेस के द्वारा इसका विरोध किया जाता है कि आप धर्म के आधार पर इस प्रकार का विभेद नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसी की बात को नहीं सुना जाता है और हिंदू मुस्लिम में फूट डालने के लिए, हिंदू मुस्लिम में वैमनस्यता उत्पन्न करने के लिए और इस प्रकार की गतिविधियां जो हैं वो किसके द्वारा? लॉर्ड मिंटो के द्वारा कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से भारतीय हिंदू जो है वो प्रतिक्रिया देते हैं और प्रतिक्रिया स्वरूप क्या करते हैं? कुछ हिंदू संगठनों की स्थापना कर लेते हैं। ठीक, ऐसा करके। और ये क्या हुआ करता था आपका जो है हिंदू संगठनों की स्थापना। ठीक है दोस्तों, ऐसा करके। तो मुझे जल्दी से बता दीजिए, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों का? कुछ पूछना तो नहीं चाहते हैं? ओके अमित, ठीक, चलिए आगे जाके हमें देखना है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। कौन सा? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। तो देखिए, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब होता है? ये बात है 1907 की। कब की बात है? 1907 की। ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशनों को हमने देखा, उसमें सूरत अधिवेशन जो है वो कैसा था? बड़ा प्रसिद्ध हुआ करता था। देखिए, सूरत अधिवेशन की बात से पहले हमें थोड़ा सा जानना जरूरी है।
1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो होता है बनारस में। कहां पर होता है? बनारस में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ऐसा गोपाल कृष्ण गोखले नामक व्यक्ति के द्वारा क्या की जाती है? इस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। ठीक, 1905 का जब गोपाल कृष्ण गोखले के मतलब अधिवेशन में उसमें ये अधिवेशन किया जाता है, इस अधिवेशन में स्वदेशी जो उस समय आंदोलन चल रहा था उस स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करने की बात की जाती है। साथ ही साथ स्वराज प्रस्ताव की बात की जाती है। स्वराज प्रस्ताव को लेके और स्वदेशी आंदोलन के लेके गरम दल और नरम दल इन दोनों में कुछ मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। क्या होते हैं? कुछ मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। अब आगे जाके क्या होता है? जब ये मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, गरम दल जो है वो चाह रहे थे कि स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में चलाया जाए, जबकि नरम दल के लोग चाह रहे थे कि इसको सिर्फ बंगाल में ही चलाया जाए, क्योंकि बंगाल विभाजन से ये संबंधित है। आगे जाके 1906 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है ये होता है कलकत्ता में। कहां होता है? कलकत्ता में। इस कलकत्ता अधिवेशन की जब अध्यक्षता की बात आती है तो गरम दल के नेता लाला लाजपत राय को आगे करते हैं कि किसको अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए? लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या हुई? लाला लाजपत राय चूंकि गरम दल के व्यक्ति हुआ करते थे और नरम दल के व्यक्ति वो चाहते नहीं थे कि इनको अध्यक्ष बनाया जाए। ऐसी कंडीशन में दोनों के बीच में थोड़ा मनमुटाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और नरम दल के लोग जो हैं वो दादा भाई नौरोजी को आगे कर देते हैं। किसको? दादा भाई नौरोजी को। अब दादा भाई नौरोजी कौन हुआ करते थे? तो देखिए, दादा भाई नौरोजी की कांग्रेस में एक अपनी अलग इमेज थी। एक तो सबसे वृद्ध व्यक्ति हुआ करते थे, सबसे एक्सपीरियंस व्यक्ति हुआ करते थे, पढ़े लिखे व्यक्ति हुआ करते थे। और जब दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेट कर दिया तो कोई भी व्यक्ति ने इनका विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हुआ करते थे, सब लोग इनका सम्मान किया करते थे। और यही कारण हुआ करता था कि दादा भाई नौरोजी को फिर 1906 के कलकत्ता अधिवेशन जो होता है, इस कलकत्ता अधिवेशन का इन्हें क्या बना दिया जाता है? अध्यक्ष बना दिया जाता है। दादा भाई नौरोजी को जब कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया जाता है तो यहाँ पर बंगाल विभाजन के विरोध में स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, ये 4 प्रस्ताव 1906 के अधिवेशन में पास किए जाते हैं। कहां? 1906 के अधिवेशन में पास किए जाते हैं और इस प्रकार से अधिवेशन हो जाता है। आगे जाके क्या होता है? 1907 के अधिवेशन की बात आती है। जब 1907 का अधिवेशन की बात आती है तो बोला जाता है 1907 का अधिवेशन नागपुर में होगा। कहां पर होगा? नागपुर में होगा। तो निर्धारित किया जाता है नागपुर में होगा। लेकिन हुआ ये कि यहाँ पर ये जानते थे, कौन जानते थे? जो है नरम दल के नेता जानते थे कि नागपुर जो है वो महाराष्ट्र में आता है और महाराष्ट्र में आने की वजह से वहां पर तिलक का प्रभाव ज्यादा है। ठीक है, ऐसा करके और निश्चित है कि अगर वहां पर हम अधिवेशन करते हैं तो फिर वहां पर जो है वो अध्यक्ष होगा, वो किसका होगा? गरम दल वालों का ही होगा। इतने में नागपुर में कुछ छोटी मोटी घटनाएं प्लेग के फैलने की भी आ जाती हैं, जिसकी वजह से इस अधिवेशन को नागपुर से हटा दिया जाता है और नागपुर की जगह कहां पर स्थानांतरित कर दिया जाता है दोस्तों? तो सूरत स्थानांतरित कर दिया जाता है और ये अधिवेशन सूरत में हो जाता है। अब जब सूरत अधिवेशन होता है तो फिर से अध्यक्ष की बात आ जाती है कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए। तो सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष की बात जब आती है तो अध्यक्षता में बोला गया है कि नरम दल के लोग जो हैं वो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रास बिहारी बोस। क्या नाम था? रास बिहारी घोष। क्या नाम था? रास बिहारी घोष नामक व्यक्ति को नरम दल के लोग नॉमिनेट करते हैं, जबकि गरम दल के लोग जो हैं वो किसको करते हैं? लाला लाजपत राय को। किसको? लाला लाजपत राय को ये नॉमिनेट करते हैं। ऐसा अध्यक्ष पद को लेके क्या हो जाता है? दोनों में विवाद हो जाता है। अब देखिए, अध्यक्ष पद को लेके जब दोनों में विवाद हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। वहां पर गरम दल के लोग मान भी जाते हैं। गरम दल के लोग कहते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लाला जो रास बिहारी घोष होते हैं उनको अध्यक्ष बना दो, और रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बना दिया जाता है। लेकिन गरम दल के लोग कहते हैं कि हमें आप जो हमारे द्वारा प्रस्ताव रखे जाएंगे गारंटी दीजिए
कि वो प्रस्ताव वहां पर पारित हो जाएंगे ऐसे करके, और उन प्रस्तावों पर हमें गारंटी चाहिए है। क्या चाहिए है? गारंटी चाहिए है। इस बात को लेके गरम दल और नरम दल के जो लोग होते हैं उनमें यहाँ पर झड़प हो जाती है, बहस हो जाती है। बहस हो जाती है, झगड़ा ही हो जाता है। ऐसा नरम दल के लोगों के द्वारा गरम दल को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। वहां पर झगड़ा कहते हैं इतने ज्यादा हो गया कि अधिवेशन में ही एक दूसरे के ऊपर कुर्सी टेबल जो है वो फेंकी जाने लगी। और ऐसी कंडीशन में सूरत अधिवेशन में क्या होता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस दो भागों में बंट जाती है। ठीक है, एक तो कांग्रेस हुआ करती थी जो नरम दल के व्यक्ति थे, और गरम दल के व्यक्तियों को कांग्रेस से अलग कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप कांग्रेस में ऐसी कंडीशन में दो भागों में बंट जाती है, और ये कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ करता था। और ये कब होता है? सूरत अधिवेशन में होता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपसे यहाँ से कई प्रकार से पूछे जाते हैं। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? 1906 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है? ठीक है, कौन से अधिवेशन में कांग्रेस जो है दो भागों में विभाजित हो गई थी? सूरत जो है फिर कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है वो कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी? तो ऐसे कई सारे प्रश्न जो हैं वो यहाँ पर क्या किए जाते हैं, छोटे छोटे से प्रश्न बनते हैं और पूछ लिए जाते हैं आपसे। ठीक, तो मुझे बता दीजिए यहाँ तक आपको समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? कुछ ऐसा तो नहीं जो पूछना चाहते हैं आप लोग? ओके अमित, ठीक है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, उसके बाद है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। कौन सा है? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, देखिए कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की हम बात करें तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन ये कब होता है? तो ये होता है आपका 1916 में। कब घटित होता है? कब की बात है ये? 1916 की बात है। क्या होता है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में? तो अब देखो हुआ ये कि कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई। जितने भी गरम दल के नेता हुआ करते थे उनमें जैसे तिलक वगैरह थे, इनको जेल हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोगों को क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्तता पाई जाती है तो उनको भी जेल हो जाती है। अरविंद घोष सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। लाला लाजपत राय को भी जेल हो जाती है। ऐसी कंडीशन में गरम दल वाले तो शांत हो जाते हैं। नरम दल वाले जो हुआ करते थे वो भी क्या करते रहते हैं, धीरे धीरे आंदोलन चलाते हैं। लेकिन अब कांग्रेस से लोगों का विश्वास कम हो जाता है क्योंकि कांग्रेस में कोई विशेष सफलता हाथ लगी नहीं थी। दूसरा, नरम दल वाले बूढ़े भी हो गए थे तो अब ज्यादा गतिविधियों का संचालन भी नहीं कर पाते थे। और 1916 तक पहुंचते पहुंचते जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे नरम दल वाले, जिसमें दादा भाई नौरोजी हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इन सबकी मृत्यु हो जाती है। इन सबकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। और कांग्रेस में कुछ नए युवा जो हैं वो शामिल हो जाते हैं। साथ ही साथ मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। तो मुस्लिम लीग में क्या होता है, कुछ लोग जो हैं वो ऐसे शामिल होते हैं जो संप्रदायवादी हुआ करते थे। मुस्लिम लीग के विरोध में और कांग्रेस के समर्थन में कुछ ऐसे भी व्यक्ति मुस्लिम में हुआ करते थे जो लोकतंत्र चाहते थे और निष्पक्ष रूप से भारत में सत्ता चाहते थे। उनके द्वारा अहरार आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। जो अहरार आंदोलन हुआ करते थे ये पढ़े लिखे कांग्रेसी हुआ करते थे, पढ़े लिखे व्यक्ति हुआ करते थे, जिसमें मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, नजरुल हक, इसके अलावा जफर अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये हुआ करते थे। तो ये कैसे थे? पढ़े लिखे व्यक्ति हुआ करते थे। ये जो है आगे जाके ये मुस्लिम लीग के भी सदस्य बन जाते हैं और कांग्रेस के भी सदस्य बन जाते हैं और दोनों पार्टियों में काम करने लगते हैं। 1916 तक पहुंचते पहुंचते मुस्लिम लीग में भी जो पुराने वृद्ध नेता हुआ करते थे वो भी कैसे होते हैं? निपट जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। अब अधिकांश सदस्य 1916 तक पहुंचते पहुंचते ऐसे थे जो मुस्लिम लीग के भी सदस्य हुआ करते थे और कांग्रेस के भी सदस्य हुआ करते थे। ऐसी कंडीशन में
जो कांग्रेस की गतिविधियां हुआ करती थी वही किसकी गतिविधियां थी, मुस्लिम लीग की भी गतिविधियां हुआ करती थी। तो गतिविधियों के कारण दोनों पार्टियों को एक दूसरे के क्या हो गया, करीब लाके आके खड़ा कर दिया। इसी समय क्या होता है, 1914 की बात है, जो बाल गंगाधर तिलक जेल में थे, यानी कि 6 वर्ष की जेल हो गई थी उनको, तो वो वहां से वापस आ जाते हैं। तो वापस आ जाते हैं, वो भी फिर से क्रांतिकारी गतिविधियां संचालन करना चाह रहे थे। एनी बेसेंट जो हुआ करती थी वो भी भारत में हुआ करती थी। तो तिलक और एनी बेसेंट की मदद से अब बोला जाता है कि हम फिर से एक बार क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तिलक ये जान चुके थे कि अब अलग अलग होकर आंदोलन नहीं चलाया जा सकता है, अगर आंदोलन चलाना है तो हमें उसके स्वरूप को बड़ा करना होगा। और यही कारण है कि वो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, कहां के, लखनऊ कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में दो चीजों को लेके आते हैं, दो चीजों को यहां पर मुद्दा बनाते हैं। मुद्दा किसको होता है, पहला तो ये कि कांग्रेस में जो फूट हो गई थी, गरम दल और नरम दल के नेता अलग अलग हो गए थे, इनको इकट्ठा किया जाए। और दूसरा, मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस का समर्थन करे और कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग का समर्थन करे। और इसी आधार पर 1916 का लखनऊ अधिवेशन महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई, जिसमें दो काम हुए। पहला काम क्या हुआ कि गरम दल और नरम दल के जो नेता हुआ करते थे वो फिर से एक हो गए, एक चीज। दूसरी चीज, कांग्रेस के द्वारा जो मुस्लिम लीग के उद्देश्य हुआ करते थे और पृथक निर्वाचक मंडल जो उन्हें 1909 में मिला था, जिसका कांग्रेस अभी तक विरोध करती आ रही थी, उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया कांग्रेस ने। और बोला गया कि ठीक है, कांग्रेस आगे जो भी गतिविधियां चलाएगी मुस्लिम लीग उसका समर्थन करेगी। मतलब कांग्रेस जो है, जो भी मुस्लिम लीग जो है गतिविधियां चलाएंगी, कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। दूसरा, जो कांग्रेस के उद्देश्य हुआ करते थे, स्वराज का उद्देश्य था, ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें स्वाधीनता का उद्देश्य था, बहिष्कार का उद्देश्य हुआ करता था, ये किसके द्वारा स्वीकार कर लिया गया, मुस्लिम लीग के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। और ऐसे करके दोनों कैसे हो गए, एक हो गए, दोनों ने एक दूसरे के उद्देश्यों को स्वीकार कर लिया। ठीक, कहते हैं कि ये जो लखनऊ अधिवेशन हुआ करता था, ये लखनऊ पैक्ट हुआ करता था, या लखनऊ समझौता हुआ करता था, ये एनी बेसेंट और तिलक के सहयोग से हुआ था, ठीक है। लेकिन मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया था। मदन मोहन मालवीय ने क्या किया था, इसका विरोध किया था। कहते हैं यही एक वो अधिवेशन हुआ करता था जो कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती थी, ये कांग्रेस की पहली बहुत बड़ी गलती हुआ करती थी। क्यों, ये वो गलती हुआ करती थी जिस गलती ने अभी तक उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था जिस चीज का ये विरोध करते आ रहे थे। हमने अभी तक देखा कि ये पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध करते आ रहे थे, लेकिन अब लखनऊ अधिवेशन में क्या होता है, उसी पृथक निर्वाचक मंडल को, मुस्लिम लीग के उसी पृथक निर्वाचक मंडल को ये क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। बात समझे, ऐसे करके। और इस तरीके से हुआ करता था कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जो आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा करके तो बता दीजिए, इसमें आप कुछ पूछना तो नहीं चाहते हैं, कुछ डाउट तो नहीं है आप लोगों को? ओके सुनैना, ठीक है। देखिए यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। प्रश्न आपसे ऐसे बनते हैं, पूछा जाता है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, एक चीज। लखनऊ अधिवेशन का उद्देश्य क्या था, दूसरी चीज। लखनऊ अधिवेशन क्यों प्रसिद्ध है, तीसरी चीज। लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी, चौथी चीज। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता करवाने में मुख्य भूमिका किसने की थी, वो पूछा जाता है। लखनऊ अधिवेशन का विरोध किसने किया था, ये पूछा जाता है। तो तमाम प्रश्न जो हैं वो यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। ठीक, ऐसा करके। अब देखिए अगला पॉइंट जो इसमें है, जिसको हम कहते हैं होम रूल आंदोलन। क्या कहते हैं, होम रूल आंदोलन। ऐसा, ठीक है। तो इसमें हमारा अगला पॉइंट क्या है, होम रूल आंदोलन। देखिए होम रूल शब्द जो है बेसिकली ये एक आयरलैंड से लिया हुआ शब्द है। कौन सा है, आयरलैंड से। होम रूल शब्द कहां से लिया गया था, तो आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है, ऐसे करके होम रूल आंदोलन भारत में किसके द्वारा चलाया गया था, तो इसके लिए दो व्यक्ति बड़े प्रसिद्ध हैं। कौन से दो व्यक्ति प्रसिद्ध हैं, एक जिनका नाम है एनी बेसेंट, इनका नाम है एनी बेसेंट,
और दूसरे एनी बेसेंट और दूसरे बाल गंगाधर तिलक। कौन हुआ करते थे? बाल गंगाधर तिलक। होम रूल आंदोलन जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था? इन्हीं दो के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, ऐसा करके ये पहला ऐसा आंदोलन हुआ करता था भारत में जो अभी तक का सबसे बड़ा आंदोलन था। कब तक का? होम रूल तक के समय का। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य हुआ करता था? होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? स्वराज की प्राप्ति। ब्रिटिश अधिकारिता में रहते हुए स्वराज की प्राप्ति, यानी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ स्वराज की प्राप्ति, यानी कि जो भी ब्रिटिश सरकार रहेगी एज अ डोमिनियन स्टेट के रूप में क्या प्राप्त करना चाहते थे? स्वराज प्राप्त करना चाहते थे। और उसी के उद्देश्य से उन्होंने क्या चलाया था? ये आंदोलन चलाया था एनी बेसेंट के द्वारा, और दूसरा किसके द्वारा चलाया गया था? तिलक के द्वारा। ठीक है, ऐसा करके तो सबसे पहले हम देखते हैं होम रूल आंदोलन जो हुआ करता था किसका? तिलक द्वारा चलाया गया होम रूल आंदोलन। किसका? तिलक का होम रूल आंदोलन। ठीक है, तिलक का होम रूल आंदोलन। देखिए, तिलक के होम रूल आंदोलन की बेसिकली अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि इसकी स्थापना 28 अप्रैल 1916 को होती है। कब होती है? 28 अप्रैल 1916 को। ठीक है, दूसरा कहां पर होती है? ठीक है, तो पूना में होती है। कहां पर होती है? स्थान कौन हुआ करता था? पूना हुआ करता था। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष। तो प्रथम अध्यक्ष एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जोसेफ बैप्टिस्टा। क्या नाम था? जोसेफ बैप्टिस्टा नामक व्यक्ति जो है वो कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष हुआ करते थे। इसके अलावा सचिव कौन थे? सचिव हुआ करते थे H.C. केलकर। कौन थे? H.C. केलकर। ये कौन हुआ करते थे? इसके जो है वो सचिव हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा, तिलक द्वारा चलाया गया होम रूल जो आंदोलन है इसकी स्थापना 28 अप्रैल 1916 को पूना में हुई थी। प्रथम अध्यक्ष इसके जोसेफ बैप्टिस्टा हुआ करते थे और इसके सचिव कौन थे? तो सचिव थे H.C. केलकर। कौन हुआ करते थे? H.C. केलकर नामक व्यक्ति है, ये सचिव हुआ करते थे। जो भारत में होम रूल आंदोलन चलाया जा रहा था, इस होम रूल आंदोलन को दो भागों में बांटा गया था। कितने? दो भागों में, दो क्षेत्रों में बांटा गया था। पहला क्षेत्र जो हुआ करता था, पहला जो चीजें हुआ करती थी उसमें तिलक का क्षेत्र था और दूसरा एनी बेसेंट का क्षेत्र हुआ करता था। तिलक का क्षेत्र कौन सा हुआ करता था? तो तिलक का क्षेत्र जो था वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत। कौन था? कर्नाटक, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बंबई को छोड़कर, बंबई में नहीं था, बंबई को छोड़कर, और मध्य प्रांत। ठीक है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मद्रास। ठीक है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, और हमें देखने को मिलता है बरार। बरार ये किसका हुआ करता था? तिलक के होम रूल आंदोलन जो हुआ करता था उसका क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इन क्षेत्रों में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी? बाल गंगाधर तिलक की थी कि इनको क्या करना है? ये आंदोलन चलाना है। ठीक, आगे देखिए, दूसरा है एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन। किसका? एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन। देखिए, एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन की अगर हम स्थापना की बात करें कि चूंकि एनी बेसेंट का जो होम रूल आंदोलन है वो किसके द्वारा चलाया गया होगा? एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया होगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी सितंबर 1916 में। कब की गई थी इसकी स्थापना? सितंबर 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी? तो मद्रास में। कहां पर की गई थी? तो मद्रास में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, ऐसा करके तो मद्रास में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष एनी बेसेंट।
एनी बेसेंट। और सचिव सचिव कौन हुआ करते थे? जॉर्ज अरुंडेल। कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल। जॉर्ज अरुंडेल नामक व्यक्ति जो है वो कौन थे? इसके सचिव हुआ करते थे। क्षेत्र क्या था इसका? तो तिलक के क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत। क्या था? संपूर्ण भारत। ठीक है, तिलक के क्षेत्र को छोड़कर। ठीक है, ऐसा करके। और इस तरीके से क्या होता है, ये आंदोलन जो है वो चलता रहता है। ठीक, ऐसा करके तिलक का जो आंदोलन था, उस आंदोलन को का प्रचार प्रसार किसके माध्यम से किया? तो उनके द्वारा जो दो पत्र निकाले जाते थे, मराठा और केसरी, उनके द्वारा किया गया था। इसके अलावा एनी बेसेंट का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया? तो इनके भी दो पत्र हुआ करते थे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। क्या नाम था? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ, ठीक है। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है ये एनी बेसेंट के पत्र हुआ करते थे और इनके माध्यम से उन्होंने क्या किया? इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। कहते हैं तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, इस आंदोलन को अत्यधिक लोकप्रियता मिली। ठीक है, भारत में अब तक जो है ये आंदोलन अत्यधिक लोकप्रिय आंदोलनों में चला गया। ठीक है, 20 अगस्त 1917 की बात है, ब्रिटेन की कॉमन सभा में जो है क्या होगा? इस आंदोलन की चर्चा हुई और बोला गया भारतीय जो मतलब ये आंदोलन जो है वो लगातार चलता रहा। जब ये आंदोलन लगातार यहाँ पर चलता रहता है, लोग अधिक संख्या में इससे जुड़ने लगते हैं। उसी समय क्या होता है, भारत में जो है जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? चेम्सफोर्ड। और भारत सचिव हुआ करते थे लॉर्ड मॉन्टेग्यू। चेम्सफोर्ड के द्वारा एनी बेसेंट से कहा जाता है और तिलक से कहा जाता है कि आप अगर चाहें तो इस आंदोलन को आप समाप्त कर दें। 1919 का जो अधिनियम आएगा, यानी अगला जो अधिनियम आएगा, उस अधिनियम में हम क्या करेंगे? आपको स्वराज के मुद्दे पर बहुत सारी स्वतंत्रताएं, बहुत सारी स्वाधीनताएं और शासन में आपकी सहभागिता जो है वो क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। इस प्रकार की चीजें की जाती हैं। साथ ही साथ इसी समय क्या होता है, वैलेंटाइन स्टिरुल जो है वो क्या करते हैं? तिलक को अशांति का जन्मदाता कह देते हैं और ऐसी कंडीशन में अपने ऊपर तिलक जो है जो वो क्या करते हैं? स्टिरुल के ऊपर मानहानि का दावा कर देते हैं और अपना केस लड़ने के लिए कहां चले जाते हैं? इंग्लैंड चले जाते हैं। जब मानहानि का केस करने के बाद केस लड़ने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं तो उनका जो यहाँ पर आंदोलन चल रहा था वो आंदोलन कैसा होता है? नेतृत्वहीन हो जाता है। आगे जाके ये दोनों आंदोलन एक साथ हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होने के पश्चात धीरे धीरे आंदोलन का रुख कमजोर होने लगता है। आगे जाके क्या होता है, एनी बेसेंट जो हुआ करती थी वो ऑफिशियली रूप से इस आंदोलन की समाप्त करने की क्या कहती हैं, 20 अगस्त 1917 की बात है, होम रूल आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी जाती है और इस तरीके से क्या होता है, होम रूल आंदोलन समाप्त हो जाता है। हालांकि 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट होता है, उस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में एक्ट में जो इनके द्वारा आशाएं दी गई थी, इनको जो संभावनाएं व्यक्त की गई थी कि आपको क्या किया जाएगा, स्वराज से संबंधित कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, शासन में आपकी सहभागिता बढ़ाई जाएगी, ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से ये लोग बड़े असंतोष हो जाते हैं और उस समय के तत्कालीन समय के नेता हुआ करते थे वो इसकी बड़ी आलोचना करते हैं। क्या करते हैं? बड़ी आलोचना करते हैं। लेकिन फिर भी उस समय कुछ नहीं हो सकता था। आगे जाके क्या होता है, जो ये आंदोलन है वो आंदोलन कैसा हो जाता है? समाप्त हो जाता है और इस तरीके से आपका होम रूल आंदोलन कंप्लीट हो जाता है। ठीक, ऐसा। तो बताइए, इसमें कुछ पूछना तो नहीं चाहते हैं आप लोग? कुछ डाउट तो नहीं है? ओके अमित, ठीक है, चलिए। तो ये हुआ करता था आपका क्रांतिकारी आंदोलन और का प्रथम चरण। और अगर हम बात करें, ठीक है, सुने ना, ओके, होम रूल आंदोलन जो कि कैसा हुआ? कंप्लीट होता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। कल जो है हम क्या स्टार्ट करेंगे? गांधी युग जो है वो स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि हम कल से देखते हैं कि भारत में किसकी एंट्री होगी, भारतीय राजनीति में गांधी की एंट्री होगी। यहाँ हम चीजों को कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ तक आप क्या करेंगे, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसके आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा।
कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, कल हमारी फिर इसी टाइम पर मुलाकात होती है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।